ये किस तरह की चाकू तकनीक है? ये बहुत डरावनी है। एओ चांगकोंग ने क्लेश पतन चरण छठी परत को तोड़ने के बाद वो अपनी ताकत को एक बार फिर से बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। वो वास्तव में कैनोनाइज मोनार्क स्तर पर पहुंच गया था और उसका दिल उत्साह से भर गया था। हालांकि अगले ही पल उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। दो आंखें जो सितारों की तरह चमक रही थी चियांग झान के शरीर पर पड़ी और यह स्पष्ट था कि वे जो कुछ भी देख रहे थे उससे आश्चर्यचकित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने चियांग झान द्वारा अमर कृपाण तकनीक को देखा था और ये एक शक्तिशाली हमला था। ये एक अमर राजा की तरह था जो हमेशा के लिए टिक सकता था, अमर और अविनाशी। इस तरह की कृपाण तकनीक बस अविनाशी थी, ये बस अनसुनी थी और पहले कभी नहीं देखी गई थी। 2 महीने के छोटे से समय में चियांग झान ने वास्तव में ऐसी भयानक ब्लेड तकनीक बनाई थी। उनकी समझ की क्षमता को अभूतपूर्व कहा जा सकता है। चियांग झान की कृपाण तकनीक ने अमर कृपाण आत्मा की शक्ति को चरम सीमा तक प्रदर्शित किया। इसे इतिहास की सबसे गहन कृपाण तकनीक कहा जा सकता है। विशाल स्वर्ग संप्रदाय के युवा संप्रदाय नेता के रूप में एओ चांगकोंग के पास एक गहरी नींव थी और कुछ ही लोग उनसे मुकाबला कर सकते थे। इसके अलावा वो इन सभी वर्षों में प्रशिक्षण ले रहा था, चारों समुद्रों में घूम रहा था और उसके पास असाधारण अंतर्दृष्टि और ज्ञान था। एक नजर में वो बता सकता था कि चियांग झान की ब्लेड तकनीक की क्षमता असीम थी। वो निश्चित रूप से भविष्य में चमकेगा। उसकी ताकत दुनिया को हिला देगी। आखिरकार ब्लेड तकनीक की शक्ति ब्लेड आत्मा की वृद्धि के साथ बढ़ेगी। अगर एक दिन चियांग झान ब्लेड डोमेन को समझ सकता है तो ये और भी भयानक हो जाएगा। शायद उसके पास अनंत जीवन की शक्ति भी होगी। अगर ये कोई और होता तो कृपाण डोमेन को समझना स्वर्ग में चढ़ने जितना ही मुश्किल होता। हालांकि चियांग झान की प्रतिभा असाधारण और युगों युगों में दुर्लभ थी। उसके लिए कृपाण क्षेत्र में महारत हासिल करना असंभव नहीं था। उत्तरी सागर क्षेत्र में जो लोग ब्लेड क्षेत्र को समझ सकते थे वे सभी बिना किसी अपवाद के अद्वितीय विशेषज्ञ थे। जहां तक चियांग झान का सवाल है, जब वो दिव्य कोर चरण की 10वीं परत पर था तो उसके पास मारने, अमर होने और भक्षण करने की क्षमता थी। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 3 विशेष गुणों में ऐसी क्षमता थी। यदि प्रमुख संप्रदायों के उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता होता तो ये निश्चित रूप से सनसनी पैदा करता। धमाका। जब एओ चांगकोंग अपने विचारों में खोया हुआ था, जिया फेक्स्यू के शरीर से एक चौंकाने वाली ऊर्जा फूट पड़ी। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, आकाश और पृथ्वी पर फैल सकती थी। भयानक ऊर्जा ने पूरे स्थान को उल्टा कर दिया था। हिंसक विस्फोट ने लोगों को ये एहसास दिलाया कि दुनिया का अंत आ रहा है। क्लेश पतन चरण 7वीं परत। जिया फेक्सू की साधना का आधार भी थोड़ा बढ़ गया था और उसकी ताकत एओ चांगकोंग से भी ज्यादा थी। वो वहां बेपरवाह खड़ी थी, मानो स्वर्ग उसके ऊपर उतर आया हो। उसकी आभा भारी थी और उसकी सुंदरता बेमिसाल थी। हालांकि इस समय जिया फेक्सू की आंखें भी अविश्वास से भरी हुई थी। जाहिर है वो चियांग झान की गहन कृपाण तकनीक से भी बहुत हैरान थी। वरिष्ठ भाई चियांग, क्या ये कृपाण तकनीक आपने बनाई है? जिया फेक्सू ने आश्चर्य से पूछा। उसकी बात सुनकर चियांग झान मंद मंद मुस्कुराया। अमर कृपाण तकनीक उसने बहुत मेहनत से बनाई थी। हालांकि ये शक्तिशाली और चौंकाने वाली थी, फिर भी ऐसे कई क्षेत्र थे जिन्हें सुधारने की जरूरत थी। इसके अलावा नई बनाई गई कृपाण तकनीक अभी परिपक्व नहीं हुई थी। इसके लिए वास्तविक युद्ध अनुभव की आवश्यकता थी। तभी ये वास्तव में एक तुरुप का पत्ता बन सकती थी। फिर भी वो उपलब्धि और उत्साह की भावना से भर गया। अमर कृपाण तकनीक ने अमर कृपाण आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। दोनों एक में विलीन हो गए।
ये लगभग रहस्यवादी रैंक उच्च स्तरीय युद्ध कौशल के बराबर था और दिव्य कोर चरण की 10वीं परत पर ऐसी शक्तिशाली कृपाण तकनीक बनाने में सक्षम था। संभवतः पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में केवल कुछ ही थे। श्री चियांग, जब हम आपके साथ होते हैं तो हम बहुत दबाव में होते हैं। एओ चांगकोंग ने अपना सिर हिलाया और आप भरते हुए कहा, यह सच है, लेकिन हम सभी साधारण लोग हैं। वरिष्ठ भाई चियांग जैसे सनकी की तुलना में आप केवल अपने बारे में चिंता कर सकते हैं। जिया फेक्सू ने मधुर मुस्कान दी। वो एओ चांगकोंग के विचार से सहमत थी। भले ही वे सभी स्वर्ग के गर्वित पुत्र थे, अद्वितीय प्रतिभा, लेकिन ये केवल एक साधारण मार्शल कलाकार के सापेक्ष था। चियांग झान के सामने ये हमेशा के लिए अपनी चमक खो देगा। प्रतिभाओं को भी विभिन्न ग्रेड में विभाजित किया गया था और चियांग झान निस्संदेह सबसे मजबूत था। इस बात पर चाहे वो एओ चांगकोंग हो या जिया फेक्स्यू, उन्हें बिल्कुल संदेह नहीं था। तुम दोनों एक ही धुन गा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम पति पत्नी हो और मुझ पर हमला करने के लिए टीम बना रहे हो। चियांग झान हंसा। उसकी चमकीली और खूबसूरत आंखें दो बिजली के बोल्ट की तरह थी। उसने एओ चांगकोंग और जिया फेक्सू पर नजर डाली। ये दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी थे। अगर वे एक साथ हो सकते तो ये निश्चित रूप से युगों युगों तक एक महान कहानी होगी। इस समय चियांग झान के मन में अचानक एक विचार आया जो एओ चांगकोंग और जिया फेक्सू को एक साथ लाना था। उसके लिए एओ चांगकोंग उसका दोस्त था और जिया फेक्सू जिया यू की छोटी बहन थी। अगर वे दोनों साथी बन सकते तो वो मैचमेकर बनने के लिए तैयार होता। इसके अलावा एओ चांगकोंग की प्रतिभा, गुणवत्ता, पहचान और अन्य सभी पहलू प्रथम श्रेणी के थे। केवल जिया फेक्सू का इस तरह से ख्याल रखने से ही चियांग झान सहज महसूस कर सकता था। एओ चांगकोंग का बूढ़ा चेहरा पहले तो लाल हो गया, फिर उसने अपना सिर घुमाकर जिया फेक्सू को देखा। उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला रंग दिखाई दिया। चियांग झान मन ही मन खुश था। एओ चांगकोंग के हावभाव से यह बताना मुश्किल नहीं था कि उसे जिया फेक्सू में दिलचस्पी थी। दुर्भाग्य से जिया फेक्सू का चेहरा उदास था और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने ठंडे अंदाज में चियांग झान को देखा, फिर मुड़कर चली गई। फूल जानबूझकर गिरे और पानी बिना किसी दया के बह गया। चियांग झान के मुंह पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और उसने अजीब तरह से कहा, मिस्टर एओ, मुझे सच में खेद है, मैं बहुत असभ्य था। मिस्टर चियांग ने ऐसा क्यों कहा? मैं आपके अच्छे इरादों को समझता हूं। जहां तक मिस जिया की बात है, चिंता न करें, मैं उसे अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। एओ चांगकोंग ने ठहाका लगाया। हालांकि जिया फेक्सू के रवैये ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया था। आखिरकार वो भी मार्शल आर्ट में एक प्रतिभाशाली थी। वो उससे कमतर नहीं थी और सुंदर महिलाओं का पक्ष लेना चाहती थी। स्वाभाविक रूप से ये कोई आसान बात नहीं थी। वे दोनों तुरंत जिया फेक्सू के साथ पकड़े गए और सुपर फॉलन बैटलफील्ड की गहराई की ओर एक साथ उड़ गए। विशाल और असीम शून्य में 3 आकृतियां बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ी और पूरी गहराई में चली गई। 2 दिन बाद वे एक मैदान के ऊपर दिखाई दिए। ये मैदान अंतहीन है, अंतहीन है। दूर दूर तक भेड़ियों का धुआं उड़ रहा था और हत्या की नियत आसमान में उड़ रही थी। विशाल ऊर्जा एक सुनामी की तरह थी जिसने आकाश को काला कर दिया और धरती को ढक लिया। हर जगह तबाही मचा दी। पूरी दुनिया हिंसक रूप से ढह रही थी। ये एक खूनी और क्रूर युद्ध था। दोनों पक्षों ने 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया था और वे जमकर लड़ रहे थे। इस युद्ध का पैमाना इतना बड़ा था कि ये अभूतपूर्व था। जहां तक नजर जाती थी, धर्म मार्ग के विशेषज्ञों को भारी क्षति हुई थी और वे हार कर पीछे हटने को मजबूर हो गए थे। स्थिति बेहद खतरनाक थी। दूसरी ओर दानव शैतान संयुक्त सेना
एक क्रूर बाघ की तरह थी और उनका प्रभावशाली तरीका अजेय था। इसका मतलब ये नहीं था कि धर्म मार्ग के विशेषज्ञ दानव शैतान संयुक्त सेना जितने मजबूत नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे दानव शैतान संयुक्त सेना में थे। 2 आपदा क्षेत्र और सम्राट स्तर के विशेषज्ञ थे। वे हजारों फीट की सेना में उत्पात मचाते हुए बाघों और भेड़ियों की तरह थे। वे अजेय थे और कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता था। ये दोनों विशेषज्ञ जहां भी गुजरते थे, एक खूनी तूफान उठ खड़ा होता था। इससे निस्संदेह दानव शैतान संयुक्त सेना का मनोबल बढ़ा। उनकी लड़ाई की भावना जंगली और जोशीली थी। उनमें से प्रत्येक ने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी। वे अतुलनीय रूप से बहादुर थे और उनमें एक ही झटके में सभी धार्मिक मार्ग विशेषज्ञों का सफाया करने की गति थी। ये दृश्य देखकर चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी आंखें गंभीरता से भर गई। दानव शैतान संयुक्त सेना में 2 गिरे हुए संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ थे और उनमें से एक ने ग्रे लबादा पहना हुआ था। उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ गई। वो वास्तव में एक पुराना परिचित वू तियान था। दूसरा लगभग 14 या 15 साल का था। उसका चेहरा जेड की तरह साफ था और उसके सफेद बालों में लाल रंग का एक संकेत था। वो एक चांदी की गुड़िया की तरह लग रहा था। वो सुंदर और शिष्ट था और उसका आचरण असाधारण था। एक महिला की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि पुरुष भी उसे देखकर ईर्ष्या करते। भले ही ये व्यक्ति थोड़ा अपरिपक्व था, लेकिन उसके माथे पर तिरस्कार की एक झलक थी। वह दुनिया को एक राजा की तरह देखता था जो ऊंचा और शक्तिशाली था। वो चारों समुद्रों पर राज करता था और हर चीज को नीची निगाह से देखता था। और उसने खून से लाल लबादा पहना हुआ था। जैसे ही वो उड़ता था, वो फड़फड़ाती हुई ध्वनि निकालता था, जैसे कि युद्ध का झंडा फहरा रहा हो। ध्वनि अंतहीन थी। सबसे भयानक हिस्सा ये था कि खून से लथपथ युवक युद्ध के मैदान में आगे पीछे दौड़ रहा था। एक भी ऊर्जा तरंग जारी नहीं हुई, लेकिन धर्मपथ विशेषज्ञ एक के बाद एक गिर रहे थे। ये एक ऐसा दबंग आभा था जिसे किसी भी चीज से रोका नहीं जा सकता था, जिसने स्वर्ग को चौंका दिया और पृथ्वी को हिला दिया, जिससे भूत और देवता रोने लगे। ये बेहद चौंकाने वाला था। चियांग झान की नजर खून से लथपथ युवक पर टिकी हुई थी। युवक हजारों आदमियों और घोड़ों की सेना के बीच में उन्मत्त होकर दौड़ रहा था। शक्तिशाली, अजेय, अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित थी। ये एक संप्रभु प्रतिभा थी। काले कछुए की तुलना में मोतियान और अन्य और भी अधिक शक्तिशाली थे। यहां तक कि उसे भी भरोसा नहीं था कि वो उन्हें हरा सकता है। ये वास्तव में सबसे शक्तिशाली क्लेश ट्रांसेंडर है, एक अद्वितीय सम्राट। जिया फेक्सु भी लाल वस्त्र पहने युवक की भयानक शक्ति से हैरान थी। वो सदमे में चिल्लाई और भौहें सिकोड़ते हुए बोली, वरिष्ठ भाई चियांग, उस भूरे वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखो। ये वास्तव में वू तियान है। चियांग झान ने सिर हिलाया। उसने बहुत पहले ही वू तियान को खोज लिया था। बस जब दूसरा पक्ष रक्त वस्त्र पहने युवक के साथ था, तो सारी रोशनी छिप गई थी। हालांकि वू तियान भी प्रथम श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन रक्त वस्त्र पहने युवक की तुलना में वह जुगनू और चमकीले चांद की तरह था, जो रक्त वस्त्र पहने युवक से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता था। ये आदमी स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में से एक लगता है। जू वुशांग। एओ चांगकोंग की आंखों में डर के भाव दिखाई दिए जब उसने कहा, मैंने सुना है कि जू वुशांग के पास 10 विशेष वंश है और उसके पास असाधारण प्रतिभा और असाधारण प्रतिभा है। हालांकि ये आदमी इस समय एकांत में साधना कर रहा है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा मोतियान जितनी अच्छी नहीं है। जू वुशांग, चियांग झान ने खुद से कहा। उसे ये नाम याद था, हालांकि उसने जू वुशांग को पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी वो जू वुशांग के शरीर से
एक तीव्र और खतरनाक क्यूई को महसूस कर सकता था। ये एक ऐसा एहसास था जो केवल समान शक्ति वाले लोगों को ही हो सकता है। वरिष्ठ भाई चियांग, धार्मिक मार्ग एक असुविधाजनक स्थिति में है। क्या हमें हमला करना चाहिए? जब जिया फैक्सू ने वू तियांग को देखा तो उसे तुरंत दूसरे पक्ष द्वारा पीछा किए जाने के मामले का ख्याल आया। अब जब वे फिर से मिले थे तो उसकी आंखों में तुरंत एक तीक्ष्ण ठंडी हत्या की मंशा प्रकट हुई। बेशक, तुम दोनों वू तियान से निपटो। जू वुशांग, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। चियांग झान के शरीर से धीरे धीरे एक शक्तिशाली युद्ध की भावना फैल रही थी, जैसे कि एक चौंकाने वाला धुआं। वो नवे आसमान को तोड़ने वाला था। भले ही वो पहले से ही खून से लथपथ युवक को महसूस कर सकता था। वो जानता था कि ये युवक अपनी पीढ़ी का सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि उसने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए। इसके बजाय वो अभूतपूर्व रूप से उत्साहित हो गया। सभी प्रतिभाशाली लोग बहुत गर्वित थे और यह भी कहा जा सकता है कि वे अभिमानी थे, क्योंकि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि वे सभी शक्तिशाली दुश्मनों को हरा सकते हैं, खासकर चियांग झान जैसे किसी व्यक्ति को जो दुनिया में अजेय था। क्लेश पतन चरण युद्ध के मैदान में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना बहुत मुश्किल था। प्राचीन लोगों ने कहा कि उच्च पद वाले अकेले थे। अजय सबसे अकेला था, और यह बिना कारण नहीं था। चियांग झान को यह एहसास था जब से उसकी ताकत क्लेश पारलौकिक क्षेत्र में आगे बढ़ी और एक अद्वितीय सम्राट बन गया। हालांकि उसने रास्ते में कुछ लड़ाइयों का अनुभव किया था। ये एकतरफा नरसंहार था। ये कहा जा सकता है कि उसे अपने दिल की बात कहे बिना बहुत समय हो गया था। जू वुशांग एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो उससे लड़ सकता था। इससे उसके शरीर में खून खौल उठा। मैंने अपने लोहे के जूते तोड़ दिए और हर जगह खोज की। इसे खोजने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। भाई जू, आप चियांग झान को ढूंढ रहे हैं। ये वही है। जब वू तियान ने चियांग झान को अचानक आते देखा तो वो अपने दिल में चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। तुरंत उसकी आंखों में एक भयावह नजर चमक उठी जब उसने जू वुशांग को देखा और कहा। इस समय जू वुशांग की आंखें, जो चिलचिलाती धूप की तरह थी, चियांग झान को घूर रही थी। भीषण युद्ध के बावजूद वो अपने आसपास की हर चीज को देख और सुन पा रहा था। पहली चीज जो उसने देखी वह थी चियांग झान, क्योंकि चियांग झान का शरीर एक गिरे हुए क्लेश क्षेत्र के सम्राट की सबसे शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। चाहे कितने भी लोग हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुर्गियों के झुंड में खड़े एक सारस की तरह था। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया का एकमात्र शासक हो। इसने जू वुशांग की आत्मा को ऊपर उठा दिया और उसकी लड़ाई की भावना आसमान तक पहुंच गई। पहली बार धर्मी और शैतान दांव के दो शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। एक पल में ऐसा लगा जैसे आसमान में लाखों टन विस्फोटक प्रज्वलित हो गए हों। पूरे युद्ध के मैदान में तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल फैल गया, जिससे लड़ने वाले सभी विशेषज्ञों को लड़ाई बंद करनी पड़ी। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे चियांग झान और अन्य लोग जू वुशांग और वू तियान की ओर चले गए। चियांग झान, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम हमारे पास आ गए। ये वास्तव में स्वर्ग का मार्ग है। यदि तुम इसे नहीं अपनाओगे तो तुम अपने आप ही नरक में आ जाओगे। वू तियान की भौहें ऊपर की ओर झुकी हुई थी और उसका चेहरा उदास था। उसकी क्रूर आंखें खून के प्यासे हत्या के इरादे से टिमटिमा रही थी। वो आकाश की ओर दहाड़ते हुए एक भेड़िया और बाघ की तरह था। रोलिंग साउंड वेव ने आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया था। हारे हुए, यदि तुम मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। चियांग झान ने ठंडी मुस्कान दी। उसका रवैया दबंग और दबंग था। उसने शून्य पर कदम रखा और एक ड्रैगन और एक बाघ की तरह आगे बढ़ा। जिस क्षण वह जू वुशांग के सामने पहुंचा, उसने महसूस किया कि अजय लड़ाई के इरादे की एक लहर उसकी ओर बढ़ रही है।
दूसरी तरफ जू वुशांग अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके गर्व से खड़ा था, मानो वो प्राचीन शैतान से बहुत दूर एक देवता हो। उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को निगल लिया। उसने कुछ बार चियांग झान को देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम चियांग झान हो। मैंने सुना है कि तुमने पहले काले कछुए को हराया था। मोतियान, तुमने पूरे धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र को हिला दिया है। मुझे अभी भी कुछ संदेह है, लेकिन आज तुम्हें देखकर, हाँ, वो वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। उसकी शांत आवाज ठंडी हवा की तरह बह रही थी, जो पूरे दर्शकों में गूंज रही थी। हालांकि ये पहली बार था जब वे मिले थे, जू वुशांग चियांग झान की शक्तिशाली ताकत देख सकता था। उसका स्वर प्रशंसा से भरा था। धर्मी और शैतान दाओ दोनों के अनगिनत विशेषज्ञ उत्साह से उबल रहे थे और उनकी आवाज आसमान तक पहुंच रही थी। सभी की नजरें चियांग झान पर टिकी थी। 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट की लड़ाई के बाद से चियांग झान का नाम धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में तूफान की तरह छा गया था। कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। हालांकि उपस्थित अधिकांश लोगों ने चियांग झान को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन झूठी प्रतिष्ठा जैसी कोई चीज नहीं थी। इसके अलावा जू वुशांग ने भी चियांग झान को इतना महत्व दिया। इससे पता चलता है कि वो वास्तव में असाधारण था। आपको ये जानना चाहिए कि चियांग झान और अन्य लोगों के आने से पहले जू वुशांग ने युद्ध के मैदान पर अपना दबदबा बना लिया था। उसने धर्मी मार्ग के अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला था और उनके खून और जीवन का उपयोग एक अखंडनीय गरिमा स्थापित करने के लिए किया था। वो बिल्कुल अद्वितीय हत्या करने वाले भगवान की तरह था। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उसके जैसा अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति भी चियांग झान से डरता था। चियांग झान की ताकत कितनी भयानक होगी। हर कोई शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के बीच शुरू होने वाली लड़ाई के लिए उत्साहित और प्रत्याशा से भरा हुआ था, विशेष रूप से धर्मी मार्ग के विशेषज्ञ। शुरू में उन्हें भारी क्षति हुई थी और वे पूरी तरह से पराजित हो गए थे, लेकिन चियांग झान और अन्य लोगों की उपस्थिति ने उनके आत्मविश्वास को पुनः बहाल कर दिया था। चियांग झान की अभिव्यक्ति गंभीरता से भरी हुई थी। दूसरों की नजर में जू वुशांग ने अपनी ताकत को स्वीकार किया था, लेकिन वो अपने दिल में इसे जानता था। यह रवैया केवल ये दिखा सकता था कि जू वुशांग के पास अच्छी दृष्टि और असाधारण ज्ञान था। ये आदमी न तो विनम्र था और न ही विनम्र, शांत और संयमित, बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के। वो अतुलनीय रूप से शांत था। वो निश्चित रूप से अपने जीवन में अब तक का सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी था। इसके अलावा वे दोनों सबसे दुर्जय आपदा क्षेत्र सम्राट स्तर के विशेषज्ञ थे। उनकी ताकत एक दूसरे के बराबर थी। दूसरे को हराना बिल्कुल भी आसान बात नहीं थी। बेशक, हालांकि चियांग झान जू वुशांग को अपना सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी मानता था, उसका दिल अजेय आत्मविश्वास से भरा था। एक ही स्तर के मार्शल कलाकारों के बीच उसे दृढ़ विश्वास था कि वो सभी शक्तिशाली दुश्मनों को हरा सकता है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चियांग झान और जू वुशांग ने एक दूसरे का जोरदार तरीके से सामना किया। उनमें से प्रत्येक ने एक ऐसी ऊर्जा छोड़ी जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। प्रभाव के कारण पूरा आकाश हिंसक रूप से ढह गया। भयानक ऊर्जा तूफान एक ड्रैगन की तरह था जो आकाश में उड़ रहा था। ऊर्जा ने हजारों मील को घेर लिया था, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया था। इसकी गति बेहद चौंकाने वाली थी। एक पल में हवा और बादलों ने रंग बदल दिया और तारे हिलने लगे। पूरा युद्ध क्षेत्र एक भारी और दमनकारी आभा से भर गया और इसने सभी को घबरा दिया। वो तियान, आज वो दिन है जब तुम मरोगे। अपना जीवन सौंप दो। जैसे ही चियांग झान और जू वुशांग एक शिखर युद्ध में शामिल होने वाले थे, जिया फैक्सू की भौहें ठंडी हो गई। उसकी आंखें एक तलवार की धार की तरह थी जिसे म्यान से बाहर निकाल दिया गया था।
और उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। वो ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसने एक जेड तलवार निकाली और उसे आसमान की ओर तान दिया। तलवार की चमकीली रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी, जो सूरज को भेद रही थी। ये सीधे आसमान में जा गिरी। तुम लापरवाह छोटी लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीवन और मृत्यु के दायरे में घुस गई हो और एक सम्राट बन गई हो? स्काई ने नाक भौं सिकोड़ी। उसके दोनों हाथों ने हवा को पकड़ लिया और दो उच्च श्रेणी की लंबी तलवारों ने एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की, जैसे वे पतली हवा से प्रकट हुई हों। उसके पीछे ऊर्जा की बाढ़ एक सुनामी की तरह बह गई, जो 9 स्वर्गों को भेदना चाहती थी। एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा हवा में संघनित हो गई, जिससे थंडर गॉड की बिजली की मां की छवि बन गई। यह राजसी और दबंग था, स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। शून्य बिखर गया, पृथ्वी ढह गई और पहाड़ और नदियां ढह गई। यहां तक कि पूरी दुनिया को रोशन करने वाला चिलचिलाती धूप भी हिल रही थी। यह थंडर गॉड की बिजली की मां द्वारा बनाया गया प्रलय का दृश्य था। हालांकि वू तियान ने अहंकार से बात की, लेकिन उसने जिया फिक्सू को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी बिजली की रक्तरेखा को मुक्त कर दिया और उसकी शक्ति तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। उसका पूरा शरीर बिजली से घिरा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो थंडर गॉड की बिजली की मां एक में विलीन हो गई हो। उसकी क्यूई ने आकाश को तोड़ दिया और वो अद्वितीय था, एक तलवार का पुनर्जन्म। जिया फेक्सू की आंखें ठंडी और जानलेवा थी। वो वू तियान के सामने निडर थी। उसने अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। सरसराहट। मोटी और विशाल तलवार की रोशनी एक खंभे की तरह थी, जो शून्य को काटते हुए आकाश को थामे रख सकती थी। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था और अविनाशी था। अद्वितीय ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया और धधकती तलवार की रोशनी में चिलचिलाती धूप समा गई। ये बेहद चमकदार और चकाचौंध करने वाली थी और इसने आसपास मौजूद सभी लोगों को अनजाने में अपनी आंखें ढकने पर मजबूर कर दिया। तलवार का ये वार भयंकर और जबरदस्त था और इसमें अद्वितीय दिव्य शक्ति थी। तलवार की रोशनी आने से पहले भयानक पुनर्जन्म की इच्छा पहले ही वुटियन के शरीर पर हमला कर चुकी थी। वुटियन को लगा कि उसका दिमाग अस्त व्यस्त है और उसकी आत्मा विकृत हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हजारों पुनर्जन्मों का अनुभव किया हो। सभी तरह के भ्रम चमकते रहे और उसका पूरा व्यक्तित्व पागल होने की कगार पर लग रहा था। वो चौंक गया और वो जल्दी से थंडर स्वॉर्ड सोल की चमक के साथ फट गया। एक शक्तिशाली जवाबी हमला। तलवार सभी जीवन को बुझा देती है। एक गड़गड़ाहट के बाद वो तियान ने अपनी 2 तलवारें उठाईं और उन्हें आकाश में घुमाया। दुनिया को हिला देने वाली 2 तलवार की रोशनी कहीं से भी प्रकट हुई, जिससे हवा में एक चौड़ी और गहरी खाई बन गई। ये 2 तलवारें तीखी और भयंकर थी, मानो वे दिव्य ड्रैगन हों। माहौल राजसी था, खासकर थंडर स्वॉर्ड सोल की भयानक शक्ति। इसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी और इसे रोका नहीं जा सकता था। गड़गड़ाहट। एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ और 3 तलवार की रोशनी आपस में टकरा गई। स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए और अंतरिक्ष ढह गया। भयानक ऊर्जा एक लहर की तरह थी, जो अंतहीन रूप से उठती और गिरती थी, और यह विशाल और शक्तिशाली थी। युद्ध के मैदान में जिया फेक्सू और वुतियान एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन कोई विजेता या हारने वाला नहीं था। उनमें से प्रत्येक ने अपने कौशल को सीमा तक धकेल दिया और अद्वितीय गति ने दसियों हजार विशेषज्ञों को दूर कर दिया, जो लड़ाई को नजदीक से देख रहे थे। हर कोई हैरान था। ये एक गिरे हुए संप्रभु की ताकत थी। ये अविश्वसनीय था। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि अगर चियांग झान और जू वुशांग लड़ते तो दृश्य अब की तुलना में और भी भयानक होता। इस समय
धर्मी और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञ भयभीत थे और उनकी आत्माएं कांप उठीं। वे सभी सैकड़ों मील पीछे हट गए और युद्ध देखते रहे। चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तार्किक रूप से कहें तो जिया फेक्सू के पास पुनर्जन्म की इच्छा थी और उसकी साधना का आधार क्लेश पतन चरण 7वीं परत पर था। वो कैनोनाइज मोनार्क योद्धाओं में भी सर्वश्रेष्ठ थी और उसे वू तियान से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो अभी युद्ध में पीछे हट गई थी। कम से कम उसने अपनी रक्तरेखा शक्ति का उपयोग नहीं किया। उत्तरी सागर क्षेत्र में सभी क्लेश पतन चरण योद्धा बिना किसी अपवाद के कैनोनाइज्ड राजा तक पहुंचने में सक्षम थे। उन सभी के पास अपनी रक्तरेखा की शक्ति थी, जबकि कैनोनाइज्ड सम्राट योद्धा, कैनोनाइज्ड मोनार्क योद्धा, उनमें से अधिकांश के पास सबसे शक्तिशाली साधारण रक्तरेखा थी और उन्होंने एक विशेष विशेषता की इच्छा को समझ लिया था। यदि किसी का साधना आधार 10वीं परत के शिखर तक पहुंच गया, जैसे कि ब्लेड सोल रेडियंस, स्वॉर्ड सोल रेडियंस और इसी तरह, तो संभावना थी कि कोई सर्वोच्च विशेषज्ञ बन सकता है। जहां तक 10 विशेष रक्त रेखाओं वाले अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों की बात है, वे अपवाद थे। हालांकि जिया फेक्सू के पास एक विहित सम्राट की शक्ति थी, जब वो केवल एक क्लेश पतन चरण 7वीं परत थी। पुनर्जन्म की इच्छा की समझ के अलावा उसके पास अपने रक्त रेखा की शक्ति भी होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं था। अगर जिया फेक्सू को किसी साधारण व्यक्ति से लड़ना होता तो उसके लिए अपनी रक्त रेखा की शक्ति को छिपाना उचित होता। आखिरकार ये एक योद्धा का सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था। जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, कोई भी इसे उजागर नहीं करेगा। लेकिन वू तियान की ताकत शक्तिशाली और अजेय थी। वो जिया फेक्सू से कम नहीं थी। उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को इस तरह से नीचा दिखाना वास्तव में समझ से परे था। जू वुशांग ने जिया फेक्सू और वू तियान को भावहीन चेहरे से देखा और उपहास उड़ाता रहा। एओ चांगकोंग के चेहरे पर संदेह का एक निशान दिखाई दिया। उसने ये भी देखा कि जिया फेक्सू आग से खेल रही थी। वो अपने दिल में बहुत चिंतित था, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सोचा कि शायद जिया फेक्सू के पास छिपाने के लिए कुछ है, अन्यथा जीवन और मृत्यु की लड़ाई में कोई भी इतना लापरवाह नहीं होता। इसके अलावा उसे जिया फेक्सू का अच्छा आभास था। ये एक सुंदरी का दिल जीतने का सबसे अच्छा समय था और वो इसे चूकना नहीं चाहता था। अपने दिमाग की एक चमक के साथ एओ चांगकोंग की आंखों में लड़ने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। एक और शब्द कहे बिना वो युद्ध के मैदान में भाग गया। एओ चांगकोंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तियान को मारना ही काफी है। इससे पहले कि एओ चांगकोंग कुछ कर पाता, जिया फेक्सू ने पहले ही इनकार की आवाज निकाल दी थी। एक चमक के साथ वो एक पल में वू तियान के सामने आ गई, जैसे कि वो हवा और बादलों के खिलाफ चल रही हो। बिना किसी चेतावनी के ऐसा लग रहा था जैसे हवा और बारिश ने हमला कर दिया हो, जिससे बचाव करना असंभव हो गया हो। वू तियान चौंक गया। उसने जल्दी से हमला करने और बचाव करने के लिए अपनी 2 तलवारें लहराईं। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। जिया फेक्सू एक फ्लैश में आ गई। शून्य में एक तलवार की रोशनी चमकी और खून की एक बूंद आसमान में उछली। यह दृश्य बेहद भयानक था। हर कोई हैरान था। जिया फेक्सू की गति बहुत तेज थी। इंसानों की तो बात ही छोड़िए, भूत और देवता भी उससे बचाव नहीं कर पाएंगे। एओ चांगकोंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि जिया फेक्सू ने एक बार फिर उसके साथ ठंडा व्यवहार किया। वो अपने दिल में बहुत उदास था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी जितना शक्तिशाली दिखाई देता, वो उतनी ही शक्तिशाली होती जाती। जितना वो उसे पसंद करता, उतना ही वो उसे पसंद करता। आखिरकार विशाल स्वर्ग संप्रदाय के युवा संप्रदाय नेता और उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उनके दिल में आदर्श साथी न केवल उनकी शक्ल थी,
बल्कि मार्शल आर्ट में उनकी प्रतिभा भी थी, क्योंकि केवल असली प्रतिभाशाली लड़की ही उनके साथ खेती और विकास कर सकती थी। जिया फेक्सु निस्संदेह सबसे अच्छा उम्मीदवार था। चियांग झान अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराया। वो मूल रूप से एओ चांगकोंग और जिया फेक्सु की जोड़ी बनाने के अच्छे इरादे रखता था, लेकिन जिया फेक्सु के ठंडे रवैये ने उसे असहाय महसूस कराया। इसके अलावा उसने पाया कि जिया फेक्सु ने अभी जो आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया था वो बिल्कुल जिया यू की तरह ही थी। ये एक तरह का पहाड़ और नदी थी जो स्वतंत्र रूप से आती और जाती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो बेड़ियों की शक्ति को बाधित कर सके। इस तरह की आंदोलन तकनीक के साथ भले ही जिया फेक्सु ने अपनी रक्त रेखा शक्ति का उपयोग न किया हो, वो अभी भी आकाश के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम होगी। जिया फेक्सु, तुम मौत को आमंत्रित कर रही हो। वू तियान ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी छाती पर तलवार के निशान को देखा। उसकी आंखें आग की लपटों से जल रही थी। अभी अभी जिया फेक्सु अचानक नीचे उतरा। वो समय रहते अपना बचाव नहीं कर पाया, जिसके कारण वो तलवार से घायल हो गया। हालांकि उसे लंबे समय तक लड़ना पड़ा। समृद्ध अनुभव के साथ वो तलवार को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकता था। मृत्यु में जीवित रहने के लिए उसने तुरंत एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक थंडर बैटल आर्मर का उपयोग किया। फिर भी वो अभी भी गुस्से में था। उसकी अद्वितीय हत्या की मंशा आग की एक किरण की तरह थी जो आसमान में उड़ रही थी। जिया फेक्सु बर्फ की तरह शांत थी, लड़ने की भावना से भरी हुई थी। उसने भी आसमान की शक्ति को महसूस किया, लेकिन जब उसने हमला किया तो वो साहसी और मजबूत थी। वो पुरुषों से कम नहीं थी। सस्सा 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 सस्सा। अगले ही पल जिया फेक्सु ने अपनी तलवार को बिजली की तरह लहराया और आसमान को चीर दिया। खूबसूरत तलवार की रोशनी में एक भयानक पुनर्जन्म की इच्छा थी, क्योंकि ये वो तियान की ओर बढ़ रही थी। तेज तलवार की रोशनी एक दिव्य दंड की तरह थी जो 9 स्वर्गों से उतरी थी। एक चमक के साथ ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ नष्ट करने वाला था। भयानक आभा ने सभी के दिलों को झकझोर दिया, जिससे अनगिनत विशेषज्ञ भयभीत हो गए। किसी ने भी तलवार की रोशनी के किनारे को छूने की हिम्मत नहीं की। वू तियान की 2 तलवारें आपस में टकराई और 2 चमकदार तलवारों की रोशनी रात के आसमान में चमकती बिजली की तरह थी। उन्होंने एक कैंची का आकार बनाया और जिया फेक्सु की तलवार की रोशनी को क्रूर बल से रोक दिया। दोनों पक्षों की शक्ति बाहर निकली और लहरें बनी जो हिंसक रूप से फैल गई। इसने आसपास के स्थान और समय को नष्ट कर दिया। युद्ध के एक और दौर में जिया फेक्सु और वू तियान का ऊपरी हाथ नहीं था। वे आसमान से जमीन तक और जमीन से आसमान तक लड़े। वे जहां भी गुजरे वहां पूरी तरह से गड़बड़ थी। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक हर कोई ये देख सकता था। जिया फेक्सु और वू तियान की ताकत बराबर थी। उनमें से एक बेहद तेज था, दूसरा बचाव में अजेय था। वे बराबरी पर थे। वे लड़ते रहे। अंत में केवल एक ही परिणाम था और वो था आपसी विनाश। मी चियांग, मैं जिया ठीक होंगी, है ना? एओ चांगकोंग ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, जूनियर सिस्टर जिया के पास शायद अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते हैं जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, चियांग झान ने सहजता से कहा। वो जिया फेक्सु के शरीर में एक भयानक शक्ति महसूस कर सकता था। ये एक उभरते तूफान की तरह था, हालांकि ये अस्थायी रूप से शांत था। एक बार जब ये आ जाता तो दुनिया उलट जाती और भूत रोते और देवता डर जाते। वू तियान, सावधान। अचानक जू वुशांग की पुतलियां सिकुड़ गई और उसने खतरे की चीख निकाली। सभी का उत्साह बढ़ गया और वे सभी अपनी पूरी ताकत से युद्ध के मैदान को घूरने लगे। धमाका!
जिया फेक्सू का नाजुक शरीर कांप उठा और भयानक शक्ति का एक उछाल एक उफनती नदी की तरह था। उल्टा प्रवाह, और ऊपर पूरा आकाश डूब गया और आकाश में विशाल पंखों की एक जोड़ी में ऊर्जा की एक विशाल मात्रा संघनित हो गई। प्रकाश चकाचौंध और प्रज्वलित था, जिससे दुनिया की सभी चीजें अपना रंग खो रही थी। ये पंख किस तरह के थे? वे सैकड़ों हजारों मीटर लंबे थे, जो आकाश और पृथ्वी को ढक रहे थे, और उनमें से प्रत्येक का रंग नीला था। ये आकाश और समुद्र की तरह था, जिस पर अनगिनत आकृतियां दिखाई दे रही थी। वे आगे पीछे नाच रहे थे, लगातार टिमटिमा रहे थे, मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी की बाधाओं से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हों। स्वर्ग और पृथ्वी के असंख्य क्षेत्रों से उड़ते हुए। जैसे ही पंखों की जोड़ी दिखाई दी, चियांग झान को आजादी का एहसास हुआ। वो इसे महसूस कर सकता था, लेकिन छू नहीं सकता था। यहां तक कि उसकी दिव्य भावना भी इसे पकड़ नहीं पा रही थी। स्वतंत्रता के पंख 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक, स्वतंत्रता की रक्त रेखा। एओ चांगकोंग ने उत्साह से चिल्लाया। मुक्त रक्त रेखा 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक थी। अफवाहों के अनुसार जिनके पास स्वतंत्रता वंश था, वे आकाश में उड़ सकते थे और बिना किसी निशान के गायब हो सकते थे। कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती थी। ये विशेष वंश अन्य विशेष वंशों जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन ये किसी की गति को अकल्पनीय सीमा तक बढ़ा सकता है। चियांग झान ने पहले भी मुक्त वंश के बारे में सुना था, लेकिन उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। आज जब उसने जिया फेक्सू को इस तरह के विशेष वंश के साथ फूटते देखा, तो वो तुरंत चौंक गया। स्वतंत्रता के रहस्यमयी और विशाल पंख हवा में उड़ रहे थे, आकाश को ढक रहे थे, सभी दिशाओं में फैले हुए। उनसे लगातार ऊर्जा की विशाल लहरें निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्गीय नदी जिया फेक्सू के शरीर में बह रही हो। तुरंत उसकी आकृति हवा, कोहरे और बादलों की तरह अनियमित हो गई। उसने एक अथाह एहसास दिया। सभी की नजरें जिया फेक्सू पर टिकी थी। वो स्पष्ट रूप से बिना हिले डुले खड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो आकाश और पृथ्वी के माध्यम से उड़कर भागने में सक्षम थी, स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से यात्रा कर रही थी। ये जानने के बाद कि जिया फेक्सू के पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक स्वतंत्रता रक्त रेखा है, हर कोई और भी अधिक उत्साहित हो गया। ऐसा लग रहा था कि उनमें से हर एक को उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए थे, क्योंकि वे अंतिम लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। निश्चित रूप से मुक्त रक्त रेखा को मुक्त करने के बाद जिया फेक्सू की आंखें ठंडी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने वू तियान को घूरते हुए एक दिल दहलाने वाली आवाज में कहा, वो तियान, नरक में जाओ। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले जिया फेक्सू आसमान में उड़ गई और वास्तव में फ्रीडम विंग्स में विलीन हो गई। उसकी पीठ पर लगे विशाल पंख हिंसक रूप से फड़फड़ाने लगे और मौसम तुरंत बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और पूरी दुनिया गूंजने लगी। अगले ही पल जिया फेक्सू अकल्पनीय गति से वू तियान की ओर दौड़ी। ऐसा लग रहा था कि समय और स्थान भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। आह! एक तीखी चीख निकली, जिसने सभी को इतना डरा दिया कि उनके दिल हिंसक रूप से धड़कने लगे और लगभग मौके पर ही फट गए। वो तियान का चेहरा राख जैसा हो गया था और उसकी आंखें डर से भरी हुई थी, क्योंकि उसके गले में एक जेड तलवार फंसी हुई थी। ये उसकी गर्दन के पीछे से छेद कर गई थी और गहरे लाल रंग का खून फव्वारे की तरह हर जगह फैल गया था। ये दृश्य अतुलनीय रूप से क्रूर था। एक तलवार उसके गले में घुस गई। जब तलवार बाहर आई तो वो व्यक्ति मर गया। ये कैसी भयानक तलवार तकनीक थी? ये किस तरह की गति थी? उपस्थित सभी लोग हैरान और स्तब्ध थे। उन्होंने केवल जिया फेक्सू की आकृति को चमकते देखा और फिर वू तियान का गला छेद दिया गया। वास्तव में क्या हुआ? वे भ्रमित थे। चियांग झान भी हैरान था। जिया फेक्सू ने अपना मुक्त रक्त छोड़ दिया था।
उसकी चाल तकनीक अजीब और तेज थी। अभी अभी तलवार का हमला एक क्षणभंगुर फूल की तरह था। यहां तक कि उसे भी भरोसा नहीं था कि वो इसे रोक सकता है। ये 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक थी। मुक्त रक्त रेखा की असली शक्ति चौंकाने वाली और अभूतपूर्व थी। इसके अलावा जिया फैक्सू ने वुतियान के गले पर हमला करने का फैसला किया। यह भी बहुत बुद्धिमानी थी, क्योंकि वू तियान भी उसकी तरह एक आपदा क्षेत्र सम्राट विशेषज्ञ था। उसकी ताकत उसके बराबर थी। इसके अलावा वू तियान ने पहले से ही थंडर बैटल आर्मर में संघनित होने के लिए एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक का उपयोग किया था। इसकी रक्षात्मक शक्ति एक उच्च श्रेणी के खजाने के बराबर थी। जिया फैक्सू की ताकत के साथ वो इसकी सुरक्षा को तोड़ना चाहती थी। ये निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं था। हालांकि उसका गला खाली था, कोई बचाव नहीं था। यही वजह थी कि वो एक ही वार में उसे मार डालने में सक्षम थी। इससे जिया फैक्सू के समृद्ध युद्ध अनुभव और स्थिति के अनुकूल होने की क्षमता का भी पता चलता है। एओ चांगकों की आंखों में भी आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जिया फैक्सू के पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक स्वतंत्रता रक्त रेखा थी। इसने उसे उसका पीछा करने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। वो तियान का चेहरा निराशा से भर गया था, क्योंकि वो रुक रुक कर बोल रहा था। उसके गले से खून की धाराएं बह निकली और अंत में उसका शरीर कांप उठा। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो और वो गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिर गया। वो एक हिंसक मौत मर गया। भले ही ये लड़ाई आत्मा को झकझोर देने वाली और तीव्र थी, लेकिन अंतिम परिणाम अप्रत्याशित था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के स्वर्ग के पुत्र वू तियान के पास वज्र और बिजली की मिश्रित रक्त रेखा थी। थंडर स्वॉर्ड सोल के शानदार आपदा क्षेत्र सम्राट विशेषज्ञ को जिया फैक्सू ने ऐसे ही मार डाला। एक पल में अनगिनत शैतान दाव विशेषज्ञ जिया फैक्सू को हैरान भाव से देखने लगे। जिया फैक्सू ने एक ही तलवार के वार से वू तियान को मार डाला। वो बहादुर और वीर थी और उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी। वो चुपचाप उस जगह को देखती रही, जैसे कि वो एक पीढ़ी की स्वर्ग की रानी हो। उसकी महिमा अद्वितीय थी और उसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। एक ट्रांस में चियांग झान जिया यू को देखने लगा। ये दोनों बहनें पानी की तरह कोमल लग रही थी, लेकिन वास्तव में वे एक दूसरे की तुलना में अधिक निर्दयी थी। वे दोनों स्वर्गदूतों और राक्षसों का संयोजन थी। इसके अलावा उसके दिल में एक संदेह था। चूंकि जिया यू का वंश स्वतंत्र था, तो फिर वू तियान ने उसका पीछा क्यों किया और संयोगवश उसकी उससे मुलाकात क्यों हुई? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। किसी को यह जानना था कि मुक्त वंश वाले लोग अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ा सकते हैं, बिना किसी निशान के उड़ सकते हैं और भाग सकते हैं। उसी स्तर के मार्शल कलाकारों का तो कहना ही क्या, उच्च स्तर के लोग भी उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। मुक्त वंश वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। जब चियांग झान के विचार उड़ रहे थे, जू वुशांग, जो इस समय चुप था, ठंडी आवाज में बोला। उसका हाव भाव हमेशा की तरह शांत था, मानो कुछ हुआ ही न हो। वो धीरे धीरे जिया फैक्सू की ओर चला। उसके कदम घोड़े की तरह तेज थे। हालांकि वह जिया फैक्सू जितना तेज नहीं था, लेकिन उसके हर कदम ने जगह को तहस-नहस कर दिया, खासकर उसके कदमों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल हथौड़े ने लोगों के दिलों में धमाका कर दिया हो। हर कोई जू वुशांग को डर से देख रहा था। हालांकि ये पहली बार था जब इस युवक ने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखा था। वो अभी भी एक युवा था। हालांकि उसने अभी अभी धर्मी मार्ग के अनगिनत विशेषज्ञों को मार गिराया था। वो अजेय आभा हर किसी के मन में गहराई से अंकित थी। ये कुछ ऐसा था जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। जू वुशांग, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। धमाका।
एक तेज और स्पष्ट आवाज के बाद एक अद्वितीय ऊर्जा आसमान में उड़ी, जिससे पूरा आसमान ढह गया। ये एक प्रकार की आभा थी जो दुनिया भर में फैल गई, दुनिया को नीचे देखते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट चारों समुद्रों पर उतर आया हो और सर्वोच्च हो। उसके बाद चियांग झान ने एक कदम आगे बढ़ाया और जिया फीक्सू के सामने रुक गया। उसकी तलवार जैसी भौहें उठी हुई थी और उसकी आंखें ब्लेड की तरह ठंडी और तीखी थी। अजय लड़ाई का इरादा पूरे युद्ध के मैदान में फैल गया। हर किसी ने आसमान से उतरते हुए एक बहुत बड़ा दबाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अपनी पीठ पर एक विशाल पहाड़ उठाए हुए है। उनमें से कई लोगों ने अपने घुटनों को नरम महसूस किया और वही घुटनों के बल गिर गए। चिंता मत करो, मैं वू तियान का बदला लेने के लिए पहले उसे मार डालूंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ भिड़ूंगा। जू वुशांग के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी और वो ठंडे स्वर में बोला। उसे बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ और उसके कदम अभी भी पहले की तरह शांत थे। अगले ही पल जू वुशांग ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। ये हाथ मांस और खून से बना था और इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। हालांकि इसमें एक हिंसक शक्ति थी, जैसे कि ये स्वर्ग और पृथ्वी को चीर सकती थी और दुनिया को नष्ट कर सकती थी। जिया फैक्सू की आंखें सिकुड़ गई। जू वुशांग बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत बहुत भयानक थी। क्लेश ट्रांसेंडर दायरे का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ, एक अद्वितीय सम्राट, इस युद्ध के मैदान में लगभग अजेय था। हालांकि जिया फैक्सू को खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसने जू वुशांग को नीचा देखने की हिम्मत नहीं की।